आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे बैकग्राउंड फैक्ट्स। आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा एंड तक फॉलो करो। अगर तुम्हें डॉक्यूमेंट चाहिए तो इस डॉक्यूमेंट को जाकर डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम अ टेलीग्राम चैनल। वहां पे आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक सिंगल प्लेस पे। आप मल्टीपल टाइम्स उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो। एडिशनली मैंने वहां पे और भी इसके साथ क्वेश्चंस अटैच करके आपके लिए डाल दिए हैं। करंट इवेंट के जो क्वेश्चंस की पूरे के पूरे सेशन होगा उसको हम लोग सेपरेटली करेंगे, लेकिन आज हम लोग सारे के सारे स्टैटिक जीके के फैक्ट्स कर रहे हैं। तो चलो हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं विद द वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द प्राइमरी कैटलिस्ट बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ G7 समिट मैकेनिज्म इन मिड 1970s। तो हमें यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन पता चल रही है कि मिड 1970s में G7 को फॉर्मुलेट किया गया था। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ क्विकली कि आपको क्या सारी चीजें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, और इसके अराउंड जो भी सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, उसको क्लैट में करेक्टली मार्क करने के लिए क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या हुआ था, 1973 में कुछ इस्लामिक कंट्रीज ने मिलके अटैक कर दिया था ऑन इसराइल। आपको शायद पता होगा कि इसराइल जो है ये एक जू कंट्री है। यहाँ पे जू पीपल रहते हैं। इस्लामिक कंट्रीज में मोस्टली मुस्लिम्स रहते हैं। तो अब ये जो इस्लामिक कंट्रीज हैं इसमें जो मेन एक दो कंट्रीज थी मैं वो बता देता हूँ जो जिन इस्लामिक कंट्रीज ने इन पे अटैक किया था। फर्स्ट थी इजिप्ट, एंड इसके साथ एक प्रोमिनेंट कंट्री थी सीरिया। इन दोनों ने मिलकर अटैक किया था, बट इनको बैक एंड सपोर्ट था। बैक एंड सपोर्ट का मतलब होता है इनको एक्सटर्नली सपोर्ट मिल रहा था, नंबर वन, फ्रॉम यूएसएसआर। उस वक्त पे रशिया का जो प्रिसीडिंग स्टेट होता था उसको हम लोग यूएसएसआर कहते थे। शायद आपने सुना होगा कोल्ड वॉर के एरा में जो दो फ्रंट्स थे, वन वाज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड सेकंड वाज यूएसएसआर। तो इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर था। कोल्ड वॉर का मतलब ये होता था कि हम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में कभी भी नहीं जाएंगे, हम इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे। हम डायरेक्ट वॉर सिचुएशन में यूएस एंड यूएसएसआर नहीं आते थे, लेकिन इनडायरेक्टली वो अपने आइडियोलॉजिकल वॉर के स्टेट में थे। तो ये इनको सपोर्ट था नंबर वन यूएसएसआर का, प्लस कुछ अदर इस्लामिक कंट्रीज का। तो ये जो अदर इस्लामिक कंट्रीज है इनमें भी मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जो सबसे प्रोमिनेंट इस्लामिक कंट्री है दैट इज सऊदी अरेबिया। तो इनको जैसे एक जो मेजर कंट्री का सपोर्ट था दैट वाज सऊदी अरेबिया, और इस तरह के और छोटे मोटे इस्लामिक कंट्रीज का भी सपोर्ट था इनके पास। तो इन दोनों ने मिलके एक सरप्राइज अटैक कर दिया ऑन इसराइल। ये अटैक जब किया इन इस्लामिक कंट्रीज ने इसराइल के ऊपर, तो इस अटैक की डेट जो है ये काफी स्पेशल है, क्योंकि इसको आपको याद रखना चाहिए। इससे आप कई सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे अगर आपको पूछा जाता है इन योर एग्जामिनेशन। तो 6 अक्टूबर को इस अटैक को किया गया था। इस डे पे सबसे होलीएस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ऑफ ज्यू पीपल। इस 6 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जा रहा था एक फेस्टिवल, इसको कहा जाता है योम किपुर। तो इस डे पे यहाँ पे ये एंटिसिपेटेड था इन कंट्रीज को, इजिप्ट को, सीरिया को, बाकी सारी की सारी जो कंट्रीज इनको सपोर्ट कर रही थी, कि इस पर्टिकुलर डे पे इसराइल की जो आर्मी होगी वो लीस्ट प्रिपेयर्ड होगी टू रेस्पॉन्ड। यानी कि उनकी एक स्टेट नहीं होगी, वो फेस्टिवल के मूड में होंगे बहुत ज्यादा, तो वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे इतने अच्छे से, और हमारे पास ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू हिट इसराइल। तो इन्होंने 6 अक्टूबर के डे को चूज करते हुए इसराइल के ऊपर अटैक स्टार्ट कर दिया। इनिशियली इसराइल को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ, लेकिन इसराइल इसके बाद बहुत तेजी से रिटेलिएट करने लगा। अब ये जो पूरी की पूरी वॉर थी, इस वॉर को 1973 की वॉर को हम लोग रेफर करते हैं एज योम किपुर वॉर। तो आपको याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है योम किपुर वॉर से रिलेटेड, तो योम किपुर वॉर में कौन से दो साइड्स थे। वन वाज इजिप्ट प्लस सीरिया जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में थे, सपोर्टेड बाय दीज कंट्रीज। इसराइल वाज सपोर्टेड बाय मल्टीपल वेस्टर्न कंट्रीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट कंट्री वाज यूएसए। तो इनके पास इनका सपोर्ट था, और भी बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज थी, फॉर एग्जांपल यूके, कनाडा, इन कंट्रीज का भी सपोर्ट था इसराइल के पास। तो इस तरह से ये पूरे के पूरे वॉर के दो फ्रंट्स डेवलप हो गए और इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई। फाइट क्यों स्टार्ट हुई ये भी मैं बता देता हूं क्विकली, क्योंकि ये पोर्शन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वॉर यहाँ पे 1973 में डायरेक्टली एकदम आउट ऑफ द ब्लू स्टार्ट नहीं हो गई। इसका जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है दैट इज 1967। 1967 में एक और सिचुएशन अराइज हुई थी, जब इसराइल पे एक और अटैक किया गया था बाय दीज कंट्रीज। तो यहाँ पे 1967 में जब अटैक किया गया था इसराइल पे, तो इसमें जिन कंट्रीज ने अटैक किया था उनमें जो प्रोमिनेंट कंट्रीज थी मैं उनका नाम बता रहा हूं बस आपको। फर्स्ट वाज इजिप्ट, सेकंड वाज सीरिया, थर्ड वाज लेबनान, एंड फोर्थ वाज इराक। शायद आपने इन चारों कंट्रीज के नाम सुने होंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के रेफरेंस में। इजिप्ट इसलिए फेमस है क्योंकि वहां पे पिरामिड्स हैं।
सीरिया इसलिए फेमस है क्योंकि वहां पे इस्लामिक स्टेट है, शायद आपको पता होगा, आईएसआईएस है प्रेजेंट डेट पे, बहुत सारे एरिया को कंट्रोल करता है। उसका जो फुल फॉर्म होता है वो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया होता है। तो इस तरह से फेमस है। लेबनान शायद आपने अभी रिसेंटली सुना होगा, क्योंकि जब अभी इसराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, तो लेबनान में बहुत सारी पार्टीज चल रही है जहाँ पे वो लोग फोटोज खींचते हैं, जो रॉकेट्स इधर उधर जाते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। इराक जो है, इराक भी एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक कंट्री है, आईएसआईएस से आप याद रख सकते हो, सीरिया एंड इराक में आईएसआईएस का कब्जा था। अब इन कंट्रीज ने मिलकर इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया 1967 में। इस वॉर को कहा जाता है 6 डेज वॉर। इस वॉर का नाम है 6 डेज वॉर। तो आपको दो वॉर्स याद रखनी है, फर्स्ट 6 डेज वॉर एंड सेकेंड योम किपुर वॉर। अब ये जो 6 डेज वॉर थी, जब इन्होंने अटैक किया तो इसराइल ने यहाँ पे बहुत भयंकर तरीके से इस अटैक को रेस्पॉन्ड किया। जब इस चीज का इसराइल ने रेस्पॉन्स दिया, तो ये चारों कंट्रीज मिलके हार गई, मतलब अगेंस्ट इसराइल ये सारी की सारी कंट्रीज वॉर को हार गई। जब ये लोग वॉर हारी तो इसराइल ने इनके बहुत सारे एरियाज को कैप्चर कर लिया। तो इन्होंने अपनी बहुत सारी टेरिटरी को लूज किया 1967 के वॉर में। अब इनको ऐसा लगा 1973 में कि हमको अपनी जो हमने टेरिटरीज को लूज किया है उसे रीगेन करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ किस तरह से इन्होंने किन टेरिटरीज को लूज किया है। तो आपको बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें समझ जाएंगी और फर्दर आप बहुत सारे आंसर्स को निकाल पाओगे। फर्स्ट, इजिप्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेरिटरी को लूज किया है, इसको कहा जाता है सिनाई पेनिनसुला। पेनिनसुला शायद आपको पता होगा, जहाँ पे तीन तरफ पानी होता है और बीच में एक लैंड होता है। बीच में नहीं होता है, फोर्थ साइड पे एक लैंड होता है, जैसे कि इंडिया का साउथ इंडिया है, कि लैंड है इस तरह से वी के शेप में और तीन साइड पे पानी है, एक साइड पे अरेबियन सी है, एक साइड पे इंडियन ओशन है और एक साइड पे बे ऑफ बंगाल है। तो इस तरह के पीस ऑफ लैंड को जो ये है, यहाँ पे तीन साइड पानी है, इसको हम लोग कहते हैं पेनिनसुला। तो फर्स्ट सिनाई पेनिनसुला पे कब्जा कर लिया। सेकेंड एंड वेरी प्रोमिनेंट एरिया ऑफ इजिप्ट जो आज तक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, उसको कहा जाता है गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ इजिप्ट, जिसको 1967 में इजिप्ट हार गया था अगेंस्ट इसराइल। आपको इस फैक्ट को याद रखना है, शायद आपको पता होगा गाजा में कंटिन्यूअसली वॉर चल रही है, किस तरह का डिस्ट्रक्शन हुआ है लास्ट 2-3 सालों में गाजा के ऊपर। तो गाजा किस कंट्री का ओरिजिनली पार्ट था, या फिर 1967 तक किस कंट्री का पार्ट था गाजा, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम लोग आ जाते हैं सीरिया पे। सीरिया ने किस एरिया को लूज किया अपने? तो सीरिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया को लूज किया है, इसको कहा जाता है गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स नाम के एक एरिया को लूज किया है इन्होंने। इसमें एक फिफ्थ कंट्री भी थी, मैं उसका नाम भी आपको बता देता हूँ। उस कंट्री का नाम है जॉर्डन। जॉर्डन ने भी अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया को लूज किया था इस वॉर में, इनको सपोर्ट कर रहा था जॉर्डन, अगेंस्ट इसराइल फाइट कर रहा था। इन्होंने लूज किया था ईस्ट जेरूसलम। जेरूसलम, ईस्ट जेरूसलम को इन्होंने लूज किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको इसको याद रखना है। जेरूसलम एक बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूटेड सिटी है, डिस्प्यूटेड कैपिटल ऑफ इसराइल है। फर्दर मैं आपको एक और क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, शायद आपको बहुत ज्यादा काम आएगा फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इसराइल की कैपिटल क्या है, स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी सी, इसराइल की कैपिटल क्या है, तो आपको यहाँ पे दो कैपिटल्स को एक साथ याद रखना है। फर्स्ट कैपिटल इज जेरूसलम। जेरूसलम जो है, इसको वर्ल्ड में दो प्रोमिनेंट कंट्रीज रिकॉग्नाइज करती हैं एज कैपिटल ऑफ इसराइल। फर्स्ट इज इसराइल खुद, सेकंड इज यूएसए। ये दोनों कंट्रीज इसको रिकॉग्नाइज करती हैं एज कैपिटल ऑफ इसराइल। सेकंड, इंडिया रिकॉग्नाइज करता है और वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है कैपिटल ऑफ इसराइल को टेल अवीव, यानी कि टेल अवीव को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज कैपिटल ऑफ इसराइल, या और वर्ल्ड भी, स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें याद रखना होगा इस चीज को। तो जब इसराइल ने इन एरियाज को कैप्चर किया, तो इसराइल की जो ओरिजिनल टेरिटरी थी, अच्छा इसराइल का इंडिपेंडेंस हुआ था इन द ईयर 1948। तो 1948 में जो इसराइल की टेरिटरी थी वो बिल्कुल 3x हो गई आफ्टर कैप्चरिंग दीज एरियाज, यानी कि 20 ईयर्स में एक कंट्री ने अपने साइज को 3x कर लिया अचानक से। तो जब ये 3x साइज हो गया, तो इसके बाद ये जो जिन कंट्रीज ने इन एरियाज को, इन टेरिटरीज को लूज किया था, तो इन कंट्रीज को हमेशा ऐसा लगता रहा कि हमें अपनी टेरिटरी को रीगेन करना चाहिए, हमें उन एरियाज को दोबारा जीतना चाहिए। अगर आज हम नहीं जीतेंगे तो कब जीतेंगे? तो इन्होंने मिलके एक सेकंड अटैक को प्लान किया 1973 वाले। आपको शायद दोनों अटैक्स में बहुत ज्यादा दोनों अटैक्स को साथ में पढ़ने से बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ रही होगी कि फर्स्ट अटैक हुआ, उसके बाद सेकंड अटैक हुआ, सेकंड अटैक का रीजन क्या था। तो अब आपको इन दोनों के दोनों अटैक्स को याद रखना है। अब इसके बाद फर्दर एक जो इवेंट हुआ, जो हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इन दोनों वॉर्स के बीच में, इन दोनों अटैक्स के बीच में, मैं आपको एक बार में थोड़े से फैक्ट्स बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपको आई बिलीव बहुत सारी क्लैरिटी आ रही होगी। 1967 में जब
यहाँ पे वॉर हो गई, 6 डेज वॉर। 6 डेज वॉर में सारी की सारी कंट्रीज हार गई काफी ब्रूटल तरीके से। इस हार के बाद बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज ने मिलकर प्लान किया कि हमें एक पर्टिकुलर ब्लॉक बनाना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करना चाहिए कि अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल कर सकें। इस ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया गया OPAEC। इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम अरब एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये वो कंट्रीज का ब्लॉक है जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती हैं, और अरब कंट्रीज हैं। अरब कंट्रीज का मतलब इस्लाम को फॉलो करने वाली इस्लामिक कंट्रीज हैं, और जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती हैं अक्रॉस द ग्लोब। इसमें से 3 कंट्रीज ने इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने में सबसे ज्यादा योगदान दिया। 3 इस्लामिक कंट्रीज ने। फर्स्ट वाज कुवैत, आपको सारे नाम याद रखने हैं। सेकंड सऊदी अरेबिया, एंड थर्ड एंड वेरी प्रोमिनेंट उस वक्त पे लिबिया। इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया, फ्रेम किया पूरी की पूरी सारी चीजों को। इन्होंने अपनी फर्स्ट मीटिंग को किया 1968 में। मैं यहां पे लिख देता हूं, ज्यादा आसान होगा। 1968 में इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया, OPAEC को। आपने शायद एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन सुनी होगी, OPEC। OPEC का जो हेडक्वार्टर है ये वियना में है। वियना, साउथ ऑस्ट्रिया। एक ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, एक ऑस्ट्रिया कंट्री है। ऑस्ट्रिया कंट्री जो है ये यूरोप में सिचुएटेड है। ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना। वियना में OPEC का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। OPEC का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जब इसके बीच में ए आ जाता है तो ये अरब वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट मीटिंग की गई, यानी कि 1968 की मीटिंग की गई लेबनान में। देखो, जिस कंट्री में मीटिंग की है उसी कंट्री को इनवाइट नहीं किए, इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर साथ में मीटिंग कर ली और इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कर दिया। अब नेक्स्ट बात आई कि इसका हेडक्वार्टर कहां बनाएंगे, तो इसके हेडक्वार्टर को बना दिया गया कुवैत में। कुवैत एक बहुत ही प्रोमिनेंट इस्लामिक कंट्री है जो वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पेट्रोल प्रोड्यूस करती है। अब इसके बाद नेक्स्ट इवेंट हुआ 1973 का वॉर। 1973 के वॉर में जो मैंने बताया आपको, सऊदी अरेबिया इनडायरेक्टली और बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही थी इजिप्ट, सीरिया को। तो यहाँ पे जो उनको सपोर्ट मिला, उन्होंने सपोर्ट कैसे किया इस वॉर में? इस वॉर के वक्त पे इजिप्ट और सीरिया को उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, उसको कहा गया ऑयल एम्बार्गो। ऑयल एम्बार्गो का मतलब होता है ऑयल के ऊपर, फ्यूल के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। इस टैक्स लगाने की वजह से वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक स्लोडाउन हो गया। इकोनॉमिक स्लोडाउन क्यों हो जाएगा? शायद आपको पता होगा, पेट्रोल या फ्यूल सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आज के ह्यूमन सिविलाइजेशन का। अब फॉर एग्जांपल कहीं पे एप्पल प्रोड्यूस हो रहे हैं और मेरी सिटी तक आ रहे हैं, तो उस एप्पल की कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है जब फ्यूल की कॉस्ट बढ़ती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ गई। तो अब इम्पैक्ट किस पे होगा? इम्पैक्ट कंज्यूमर पे होगा। तो कंज्यूमर के लिए इस पूरे की पूरा प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो यहां पे इन्होंने टैक्स लगा दिया, इन तीनों कंट्रीज ने जो मिलकर एक ब्लॉक बनाया था OPAEC। तो OPAEC ने यहाँ पे एम्बार्गो लगा दिया, यानी कि टैक्स लगा दिया। टैक्स इंप्लीमेंट करने से वर्ल्ड में पेट्रोल की जो कॉस्ट थी वो अचानक से 3x हो गई। 3x कॉस्ट हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वेस्टर्न कंट्रीज परेशान हो गई तो उन्होंने सोचा कि इस तरह की प्रॉब्लम फ्यूचर में भी अराइज कर सकती है, और इसके लिए हमें हमें भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेनी चाहिए, हमें भी एक ग्रुप बना लेना चाहिए जिससे हम इस तरह की फ्यूचर में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो अब सबसे ज्यादा पेट्रोल की जरूरत किसको होती है? सबसे ज्यादा पेट्रोल की जरूरत होती है इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज को। जितनी ज्यादा कंट्री इंडस्ट्रियलाइज्ड होगी उतनी ज्यादा फ्यूल की जरूरत होगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए फ्यूल चाहिए होता है। तो अभी जितनी भी वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थी, उन्होंने मिलकर प्लान किया कि हमें भी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना चाहिए। यह ऑर्गेनाइजेशन हमें हेल्प करेगा अगर फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो अब यहाँ पे वर्ल्ड की उस वक्त पे 6 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज जो थी, उन्होंने मीटिंग कर ली इस चीज के अराउंड। अब ये जो 6 कंट्रीज है, आपको 6 के 6 कंट्रीज का नाम याद रखना है। सबसे प्रोमिनेंट कंट्री कौन सी होगी? तो बहुत ऑब्वियस आंसर है USA। सेकेंड कंट्री जो थी दैट वाज जापान। जापान शायद आपको पता होगा उस वक्त पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता था। टेक रेवोल्यूशन का सबसे वर्ल्ड का सेंटर जो था दैट वाज जापान। शायद बहुत सारी फेमस कंपनीज है जिनका आपने नाम सुना होगा, जो जापानीज कंपनीज हैं। उसके बाद नेक्स्ट था यहाँ पे वेस्ट जर्मनी। उस वक्त पे जर्मनी यूनिफाइड नहीं था, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एग्जिस्ट करता था। जर्मनी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो वेस्ट जर्मनी नेक्स्ट कंट्री बन गया। उसके बाद अगली कंट्री आ गई हम लोग की मेलोनी भाभी की कंट्री, इटली। उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियस से आंसर्स, UK एंड फ्रांस। ये इन सारी 6 कंट्रीज ने मिलके एक मीटिंग को करने का प्लान किया इन द ईयर 1975। मीटिंग की जो लोकेशन रखी गई दैट वाज फ्रांस।
तो फ्रांस, मतलब अब तो बहुत ऑब्वियस है कि फ्रांस में ही मीटिंग करोगे, अगर कोई अच्छी चीज करनी है तो फ्रांस में ही होती है। तो फ्रांस में इस मीटिंग को करने का इन्होंने प्लान कर लिया। ये मीटिंग हुई 1975 में। यहाँ पे 6 कंट्रीज हैं और इसका नाम पड़ गया G6। G6 इज ग्रुप ऑफ 6। ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्या था इनका, कि अगर फ्यूचर में ऑयल एम्बार्गो जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे और वर्ल्ड के इकोनॉमिक ऑर्डर को किस तरह से मेंटेन करके रखेंगे। एंड फर्दर 1975 में ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम हुआ। 1976 में एक और कंट्री ने ज्वाइन कर लिया, यानी कि यूएसए की पूंछ ने ज्वाइन कर लिया, दैट इज कनाडा। तो कनाडा ने 1976 में ज्वाइन कर लिया इस ऑर्गेनाइजेशन को, और इस तरह से ये लोग बन गए G7, विच इज ग्रुप ऑफ 7। तो ये हमारे सामने आज एग्जिस्ट करते हैं एज ग्रुप ऑफ 7। अब हमको क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी कैटलिस्ट बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ G7 1970s में? G7 बनाने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव था? स्पेसिफिक ईयर याद रखना, 1975। तो यहाँ पे आंसर होगा इसका, आपको शायद आपने चारों ऑप्शन रीड कर लिए होंगे। मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं डाल रहा हूँ अब, क्योंकि मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ही। और हम लोग अब थोड़ा सा तेजी से जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने ऊपर बता दी हैं, तो शायद बहुत सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। इन विच ईयर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPAEC ऑफिशियली इस्टेब्लिश्ड? आपको शायद आंसर मैंने बता दिया है, 68। क्योंकि 67 में हुआ था 6 डेज वॉर। 6 डेज वॉर को 6 डेज वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि 6 दिन तक लड़ाई चली थी इसराइल और 5 कंट्रीज में। 5 कंट्रीज कौन सी थी? 5 कंट्रीज ये रही। आपको इन 5 कंट्रीज का नाम याद रखना है, नहीं है तो नोट्स बना लो सारी चीजों के। अगला क्वेश्चन है, विच इस्लामिक कंट्री वाज द फर्स्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ इसराइल आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1948? मैंने एक चीज तो आपको बता दी थी, इसराइल का जो इंडिपेंडेंस हुआ था वो 1948 में हुआ था। आपको इस तरह से भी याद रखना है कि इंडिया का 1947 में हुआ था, इसराइल का अगले साल हो गया 1948 में। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट इस्लामिक कंट्री कौन सी है जिसने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है स्टेट ऑफ इसराइल को? क्या था पहले, क्या होता था, जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज थी वो कोई भी कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करती थी इसराइल को। पाकिस्तान तो आज तक नहीं करता है, इस बात को भी याद रखना। पाकिस्तान आज तक स्टेट ऑफ इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो उनको टेररिस्ट स्टेट मानता है। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे क्लियरली लिखा होता है कि इस पासपोर्ट के साथ तुम पूरी दुनिया घूम सकते हो, लेकिन इसराइल नहीं जा सकते, क्योंकि इसराइल को तो हम मानते ही नहीं है देश। तो हमसे पूछा गया है कौन सा देश था जिसने रिकॉग्नाइज किया। तो जब 1967 में इजिप्ट ने अपने 2 टेरिटरीज को लूज किया था, वन वाज सिनाई पेनिनसुला, शायद मैंने आपको बता दिया है ऊपर, एंड सेकंड वाज गाजा स्ट्रिप। अब ऑब्वियसली इन्होंने नेक्स्ट वॉर फाइट की। वॉर फाइट करने का 73 वाला ऑब्जेक्टिव क्या था, कि हमें ये दोनों टेरिटरीज वापस चाहिए भाई, सिंपल सी बात थी इजिप्ट की। लेकिन ये बात सक्सेसफुली हो नहीं पाई। इसके लिए इन्होंने एक मीटिंग की थी 1978 में, इसको कहा जाता है कैंप डेविड अकॉर्ड। ये जो कैंप डेविड अकॉर्ड था, इसमें 3 पर्सन्स की मीटिंग हुई, आपको इस बात को भी याद रखना है। फर्स्ट वाज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों के प्रेसिडेंट्स की मीटिंग हुई कैंप डेविड अकॉर्ड में। कैंप डेविड जो है एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां पे यूएस का प्रेसिडेंट छुट्टियां मनाने जाता है, उस जगह को कहा जाता है कैंप डेविड। तो कैंप डेविड अकॉर्ड साइन किया गया। कैंप डेविड अकॉर्ड में स्पेसिफिकली बोल दिया गया कि इसराइल जो है वो इजिप्ट की एक टेरिटरी को वापस करेगा, विच इज सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला को वापस कर देगा। उसके बदले में इजिप्ट जो है वो स्टेट ऑफ इसराइल को रिकॉग्नाइज करेगा कि वो एक देश है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसी तरह से याद रखना है इस चीज को, क्योंकि ये आपको बहुत हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सी फर्स्ट इस्लामिक कंट्री है जिसने रिकॉग्नाइज किया स्टेट ऑफ इसराइल को, तो यहाँ पे आंसर बहुत सिंपल आ जाता है, इजिप्ट। कब किया? तो 1978 में ये चीज हुई। और फाइनली इन्होंने सिनाई पेनिनसुला को वापस कब किया, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सिनाई पेनिनसुला को वापस किया है 1982 में। 1982 में सिनाई पेनिनसुला को वापस कर दिया गया। 78 में क्या हुआ? कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ। सिनाई पेनिनसुला वापस कब किया? सिनाई पेनिनसुला को वापस किया 1982 में। इन विच ईयर डिड 6 डेज वॉर बिटवीन इसराइल एंड अरब टेक प्लेस? तो 6 डेज वॉर कब हुई है, किस ईयर में हुई है? तो 1967 में हुई है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर रशिया ऑफिशियली ज्वाइंट G7 टेम्पररी एक्सपैंडिंग G8? इस बात को आपको याद रखना है। मैंने जैसे कि आपको बताया 1975 में 6 कंट्रीज थी, इसके बाद 1976 में 7 कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया। इन्होंने ज्वाइन किया है, रशिया ने 1997 में ये डिक्लेयर कर दिया कि हम ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन फाइनली ज्वाइन कर लिया है 1998 में। तो 1998 में ये ब्लॉक बन गया है G8। तो अब यहां पे अगर आपको क्वेश्चन बताना है, इसका आंसर बताने का, राइट, तो 1998 इज द करेक्ट आंसर। इन विच फ्रेंच लोकेशन वाज द इनॉगरल G6 समिट?
छोड़ो, मैंने पूरा क्वेश्चन तुम लोग के लिए रीड नहीं किया क्योंकि ये तो हम लोग ऊपर कर चुके हैं। अब इन्होंने हमसे लेकिन क्वेश्चन जो पूछा बहुत भयंकर पूछ लिया है। इन्होंने पूछा है कौन से फ्रेंच सिटी में इस चीज को किया गया, यानी कि मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, G7 की 1975 की मीटिंग फ्रांस में की गई थी, लेकिन फ्रांस के किस शहर में की गई थी ये मैंने आपको नहीं बताया था। वर्सेल्स एक बहुत फेमस सिटी है। वर्सेल्स आपको याद रखना है क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को साइन किया गया था, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को साइन किया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के एंड पे। लेकिन वर्सेल्स करेक्ट आंसर नहीं है इस चीज का। करेक्ट आंसर है रैम्बोलिट। आपको डायरेक्टली याद रखना होगा, इसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। मैंने फ्रांस बताया था, फर्स्ट मीटिंग हुई थी, लेकिन रैम्बोलिट में मीटिंग हुई थी। क्वेश्चन 7, वेयर आर द हेडक्वार्टर, ओपीएईसी का हेडक्वार्टर किस देश में लोकेटेड है? मैंने ऊपर ही आपको बता दिया है, कुवैत में हेडक्वार्टर लोकेटेड है। किस ईयर में ओपीएईसी बना? तो आपको यहां पे आंसर याद रखना है 1968। अगला क्वेश्चन, under which US president mediation were the Camp David Accords between Egypt and Israel successfully negotiated in 1978? मैंने आपको ये बताया था 1978 में मीडिएशन किया गया, इस अकॉर्ड को साइन किया गया, इस डील को साइन किया गया, लेकिन अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन थे? तो यहां पे आपको आंसर याद रखना है जिमी कार्टर। जिमी कार्टर प्रेसिडेंट थे। जिमी कार्टर का जो टेन्योर था, आपको इसको भी याद अगर रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहां से लेके यहां तक, अब इस पीरियड में जो भी चीजें हुई हैं सारे के सारे काम किए हैं जिमी कार्टर ने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डू द G7 कलेक्टिवली रिप्रेजेंट? यानी कि G7 कंट्रीज जो है वर्ल्ड की कितनी परसेंट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं? आपको डायरेक्टली आंसर याद रखना है 10%। लास्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 2025 समिट हेल्ड? 2025 की समिट कहाँ पे हुई थी? शायद आप लोग को पता होगा इसका आंसर तो बहुत ही क्लियरली। इसका आंसर है कनाडा। और इस चीज को जाके डाउनलोड कर लो। बाकी कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हेल्प है तो कमेंट में डाल दो। अगला जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो बता सकते हो। अगर तुम चाहते हो जूम पे अलग से मैं तुम लोग के लिए कोई स्पेसिफिक सेशन कंडक्ट करूं जो हम लोग यूट्यूब पे नहीं डाल सकते हैं, कोई स्ट्रैटेजी सेशन कंडक्ट करूं, तो वो भी बता सकते हो। बाय बाय, थैंक यू, सी यू।